जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी एईडीओ ऑडिटर और बीपीएससी स्टेनोग्राफर या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 या 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, उसमें आपको ज़्यादातर प्रश्न आपको एनसीईआरटी से आए हुए थे। और ये एनसीईआरटी क्लास 9 का वीडियो का अध्याय तीसरा अध्याय हम लोग आप कंप्लीट करेंगे। अध्याय 1 और अध्याय 2 अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो ये परमाणु और अणु जो है, एटम और मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में बाकायदा प्रश्न आपको आया हुआ है, इसलिए ये वाले चैप्टर को एकदम मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे आपको ये बिहार के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, बीपीएससी, टीआरई 4, एईडीओ, 72वीं बीपीएससी या बीएसएससी, तो ये वीडियो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए क्या है पहला, कि महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया है कि यदि पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंततः एक सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा। और कथन दूसरा है कि महर्षि कणाद ने उस सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया। यहाँ पे कभी कभी परमाणु की जगह अणु भी दे सकता है, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। तो इस हिसाब से आपको कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए परमाणु की संरचना गलती से हो गया है, ठीक है, यहाँ परमाणु और अणु होना चाहिए था। तो देखिए, खैर हम लोग आगे देखते हैं 2 नंबर, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि डेमोक्रिट्स एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि पदार्थ को विभाजित करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहां उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि उन्होंने उस अविभाज्य कण को एटमोस, यानी एटमोस कहा, तो एटमोस थोड़ी कहा, उस अविभाजन कण को क्या कहा, तो एटम कहा। उस हिसाब से आपको ऑप्शन कथन 2 गलत, कथन 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये वाला प्रश्न हम कहाँ से बनाए थे, ऐसे नहीं बनाए थे, बाकायदा वो वाला चैप्टर, जब इस चैप्टर पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे परमाणु और अणु पहला ही चैप्टर में आपको पहला ही पेज में मिलेगा। देखिए यहाँ पे कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, और अंततः एक ऐसी सीमा आएगी जब इस प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। और उस सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण क्या होगा, सूक्ष्मतम कण अविभाज्य होगा, और इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। और आगे एक और आपको यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, कि भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने अपना मत विस्तृत रूप से समझाया कि उनका मत क्या था, कि ये कण समांतर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, कि कभी कभी आपको पूछ देगा कि ये मत ही पूछ देगा स्टेटमेंट बना के, किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आगे देखिए, उसी में लाइन है इम्पोर्टेंट, कि लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया ताकि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और इस अविभाज्य कण को परमाणु अथवा अविभाज्य कहा गया था, ठीक है। और आगे देखिए कि ये सभी सुझाव दार्शनिकों विचारों पर आधारित थे, और इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। तो ये भी स्टेटमेंट आपको दे सकता है, यहाँ 18वीं की जगह कभी 17वीं भी दे सकता है, 17वीं शताब्दी भी दे सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न है कि रासायनिक संयोजन के नियमों को प्रतिपादित करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो जोजेफ एल प्राउस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि रासायनिक संयोजन के नियम लवाइलेज एवं जोजेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। उसी में देखिए यहाँ पे है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। तो यहाँ से देखिए कितनी लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, आगे देखिए साथियों, यहाँ पे
आगे 5 नंबर देखिए क्वेश्चन है ध्यान से कि निम्नलिखित अनुपात के नियमों का प्रतिपादन, निश्चित अनुपात के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो किसने किया? तो यहाँ पे जोसेफ एल प्राउस्ट ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोग देखें, आगे देखिए जल में 4 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, यानी 1:8। दूसरा है कि जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, यह अनुपात क्या होता है? नहीं बदलता है। तो नहीं बदलता है तो आपको क्या हो जाएगा? अनुपात जो दिया है ना 1:8 वो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा साथियों, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब पढ़िएगा उसी चैप्टर में आपको मिलेगा यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम, उसी में यहाँ पे देखिए यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है। और इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए क्या है, यदि इस प्रकार यदि यहाँ पे जल का अपघटन करे तो उसमें देखिए हाइड्रोजन इतना है 1 और ऑक्सीजन 8 है, तो यही अनुपात देख के दिया हुआ था यहाँ से, इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे लाइन है देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 अनुपात में विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। तो ये भी स्टेटमेंट आपको अभी यहाँ से बना के दिए थे, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, फिर इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्राउस्ट ने इस नियम को यहाँ पे है ना व्यक्त करते किया था। यहाँ पे देखिए निश्चित अनुपात का नियम है, और जो जैसे प्राउस्ट का नियम है कि किसी भी यौगिकों में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। हो गया। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं, आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाल्टन के अनुसार सभी द्रव सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। कथन दूसरा है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर है कि परमाणु की त्रिज्या सामान्यतः किस इकाई से मापी जाती है? तो इसका हो जाएगा आपको, ठीक है, नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे उसी बुक में आपको मिलेगा, यहाँ पे पढ़िएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे देखिए कि सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने हो, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिए कि सभी द्रवों में पहला परमाणुओं से निर्मित होते हैं, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा है कि परमाणु अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तो यहाँ पे एकदम आपको बाकायदा दिया हुआ है उसका, यही स्टेटमेंट बना के ये जितना दिया हुआ था उनका स्टेटमेंट में ही आपको डाल सकता है एग्जामिनर। आगे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्याओं के नैनोमीटर में मापा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है बाकायदा। देखिए यहाँ से भी आपको पूछ लेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या यहाँ पे और जल अणु की त्रिज्या, यहाँ से आपको पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, आगे देखिए साथियों हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कथन 1 कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व का एक प्रतीक होता है। दूसरा है कि किसी तत्व के प्रतीक का पहला अक्षर सदैव बड़ा यानी कैपिटल में होता है, दूसरा अक्षर छोटा लिखा जाता है। तो ये आपको बाकायदा स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा साथियों, इसका जो स्टेटमेंट पहला है दूसरा कथन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे कहाँ से बना हुआ था, तो वही चैप्टर में आप लोग देखिए परमाणु और अणु जो होता है चैप्टर 3 जो है NCERT साइंस क्लास 9 में। तो यहाँ पे देखिए कि आज तक एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है, जो हाईलाइट किए हैं और जो लाइन काट के यहाँ पे टोटल लगाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि आज तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है, और ये अधिकतर तत्व के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे है कि किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है।
यहीं से आपको ये वाला प्रश्न आपको बना था। और उदाहरण के लिए आगे देखिएगा यहाँ पे कि प्रारंभ में तत्वों के नाम की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से हुई थी जहाँ सर्वप्रथम वे तत्व पाए गए थे, जैसे कि कॉपर। कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ। और कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए नाम यहाँ पे आपको जगह से था और यहाँ पे पूछ रहा है उसके नाम, जो रंग के आधार पे नाम मिला था, जैसे कि स्वर्ण यानी गोल्ड, अंग्रेजी में उस शब्द से लिया गया, इसका अर्थ पीला होता है। तो यहाँ पे आपको नाम का था और यहाँ पे आपको जगह से जो पाया गया था तत्व, तो उसके आधार पे उसको हुआ था। तो आगे देखिए यहाँ पे, आगे अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न है आगे कि निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम यहाँ पे कैप्रोन से लिया गया था। तो साइप्रस होना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया है, तांबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उस हिसाब से देखिए यहाँ पे निम्नलिखित 12 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 होता है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अपने से अधिक ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ से बना हुआ था। देखिए यहाँ पे उसी चैप्टर में परमाणु और अणु है, उसी चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए मिल गया है कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि प्रथम अक्षर और बाद में आने वाली किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन, ठीक है, जिंक हो गया। और उसके बाद देखिए कि अन्य तत्वों के प्रतीकों को, यहाँ पे प्रतीकों को लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं के नाम पे बनाया गया। उदाहरण के लिए लोहा यानी आयरन का प्रतीक Fe है और उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया। और इस प्रकार सोडियम का जो प्रतीक Na है और पोटेशियम का प्रतीक K है, क्रमशः नेट्रियम और कैलियम से उत्पन्न हुए। और इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, यहीं से ये सब प्रश्न आया हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे अभी स्टेटमेंट वाला प्रश्न जो दिखाए थे, ये जो है, ये जो 12 नंबर प्रश्न था, तो देखिए इसका हम लोग देखते हैं कहाँ से बना हुआ था। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण, यहाँ पे देखिए कि CO2 का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होता है। और प्रायोगिक तौर पर यह निश्चित किया गया कि यहाँ पे कार्बन 3 और 4 ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। और उसी में देखिए कि दूसरे यहाँ पे शब्दों में कहा जाए तो कार्बन अपने से 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। तो देख सकते हैं कितनी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है NCERT की। और बाकायदा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछा हुआ था। 13 नंबर देखिए कि IUPAC द्वारा परमाणु द्रव्यमान का मानक किस समस्थानिक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कार्बन 12 इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। दूसरा है कथन कि कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान ठीक 13 यहाँ पे माना गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कि स्टेटमेंट पहला जो सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक हो जाएगा 14 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, तो देखिए यहीं पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए कि 1961 में यहाँ पे दिया हुआ है कि परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक यानी आइसोटोप के मानक संदर्भ के रूप में उसको क्या मिली, तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, यानी यूनिवर्सल इसको मिला। उसके बाद देखिए कि कार्बन 12 के समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं, यानी 1/12 हो गया दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष में सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। यहीं पे आपको दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 13 द्रव्यमान कहीं नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे 13 था, यहाँ पे 12 है। अब देखिए यहाँ पे किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमानों को उनके परमाणु के औसत द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान 1/12वें भाग के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन NCERT की। आगे देखिए यहाँ पे सारणी से प्रश्न बना हुआ था, यहाँ पे देखिए कि तत्व है और उसका परमाणु द्रव्यमान है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सल्फर का 32 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान तो 35.5। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का है परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का, क्लोरीन का और कैल्शियम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए कि अणु की परिभाषा क्या है, कि अणु की परिभाषा क्या है। तो अणु की परिभाषा है, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। यहाँ पे देखिए अणु का परिभाषा आपको दिया हुआ है कि अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। आगे देखिए उसी लाइन को ध्यान में रखकर हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्गन एक अधातु तत्व है जिसकी परमाणुकता द्विपरमाणुक होती है। बिल्कुल सही बात है। और है कि आगे देखिए हीलियम एक अधातु तत्व है जिसकी परमाणुकता एक परमाणुक होती है। ये जो गलत है आपको स्टेटमेंट दूसरा, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। दूसरा है 19 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणुक अणु है। दूसरा कथन है कि ऑक्सीजन ओजोन तीन ऑक्सीजन परमाणु के संयोग से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो जो है दोनों सही है। द्विपरमाणु कोई होता है ऑक्सीजन O2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आगे, यहाँ पे देखिए कि तत्वों के जब अणु पढ़िएगा 3:3.1, तो वहीं पे देखिए मिलेगा कि किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया। यदि इनके अनेक तत्वों के अणु सभी तत्वों के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश जो अधातु होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उसका उदाहरण देखिए, अधातु का है ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजनों परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 जी हो गया, ऑक्सीजन O2 जो है आपको O2, ये आपको क्या होते हैं, तो अणु चुंबकीय होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा हुआ था अणु चुंबकीय कौन है। तो यहाँ पे आगे देखिए, यदि सामान्यतः दो स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो हमें ओजोन प्राप्त होता है। देखिए उसी लाइन में एग्जैक्ट आपको दिया हुआ था। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है साथियों। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, 20 नंबर है कि जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या है, अनुपात, उनका अनुपात 2:1 है। उसका याद है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजनों का द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। तो इस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संयुक्त तत्व है, द्रव्यमान अनुपात है, देखिए हाइड्रोजन और जल, यहाँ जल है उसका 1:8 होता है। देखिए यहीं से आपको प्रश्न स्टेटमेंट वाले इसी तरह के तरीके से प्रश्न एग्जामिनर सेट कर सकता है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़े हैं। देखिए एक भी पेज जो होता है, सभी पेज को ध्यान से देखिए। अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं साथियों, तो वीडियो को एकदम लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए एक चीज़ बोलना था आप लोगों को, तो वीडियो हम नहीं ला पा रहे थे, हमको कुछ काम था इसलिए वीडियो नहीं आ पाया था। आपसे प्रयास करेंगे कि डेली वीडियो अपलोड करने के लिए। उसके बाद आपको BPSC TRE 1, 2, 3 का भी वीडियो जल्द आएगा। कमेंट में आप लोग बताइए तो हम जल्दी अपलोड करेंगे। आगे देखिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम आयन धनात्मक तथा क्लोराइड आयन ऋणात्मक होता है। दूसरा है कि नेट आवेश वाले जो परमाणुओं के समूह है वो बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे 3:3 यहाँ पे जब पढ़िएगा 3:3 आयन अनुभाग 3.3 में आयन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि धातु और अधातु के युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं और इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। समझ गए। इसी पे आपको देखिए ऋणात्मक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को मान लीजिए जो धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन संघटक के कण के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद्यमान होते हैं। और आगे देखिए यहाँ है कि किसी तत्व के संयोजन शक्ति अथवा क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहीं से आपको यहाँ पे जो प्रश्न था आपको देख सकते हैं, यहाँ पे किसी तत्व के संयोजन शक्ति अथवा क्षमता को क्या कहते हैं, तो संयोजकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए उसी हिसाब से देखते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या दर्शानी हो तो आयन को कोष्टक में लिखकर संख्या कोष्टक के बाहर लिखी जाती है। और यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है
ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी नियम का उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है कि ये इसी नियम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कथन 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि बहुपरमाणुक आयन द्वारा यौगिकों में आयन को कोष्टक में पहले लिखते हैं और उसके बाद दर्शाने वाली संख्याओं को बाद में लिखते हैं। ठीक है। यदि बहुपरमाणुक आयन को एक कोष्टक लिखनी हो तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उसी हिसाब से उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला प्रश्न 21 नंबर बना था। 23 नंबर आगे देखते हैं, लास्ट है प्रश्न है इसका, ये लास्ट प्रश्न है 24 नंबर। देखिए ध्यान से कि 1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे आपको देखिए कि कार्बन परमाणुओं का 1 मोल है और यहाँ पे देखिए 12 ग्राम है और यहाँ पे बाकायदा आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। यहीं से आपको बाकायदा प्रश्न आपको बना हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है, आने के लिए रसायन अभिक्रिया संपर्क कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ा और 1 मोल बराबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान, यहाँ पे 6.022 गुना 10⁻23। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आवेगाद्रो स्थिरांक जो 12 ग्राम विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए यहाँ पे है और उसी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब पढ़िएगा कि मोल पदार्थ की वह क्षमता है, मात्रा है जिसमें कणों की संख्या में, जिसमें परमाणु होते हैं, आयन होते हैं और अणु होते हैं या सूत्र इकाई इत्यादि, जो कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। और पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों। और ये जो प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, इसका यानी हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होती है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए कितना होगा। तो साथियों अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों के लिए बाकायदा 1 दिन पूरा चले जाता है मेरा। क्यों कह रहे हैं, तो देखिए जितना प्रश्न है वहाँ से प्रश्न उठाना, स्क्रीनशॉट करना, फिर उसको अटैच करना, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करना, तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है आपको। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग एक मदद कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। जय हिंद साथियों।